तो हम बात करने वाले अपने यूनिट 4th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में और शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में देखने वाले हैं और वीडियो बहुत ही सुपर डुपर इजी होने वाली है और यहाँ से एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते तो आपके जो है 15 नंबर फिक्स यहीं से हो जाते हैं। तो वीडियो को जरूर से वॉच करिएगा। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम में 7 और 10 मार्क्स में आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया बहुत ही सुपर क्वेश्चन है और हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया और मैंने जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से निकाल करके, मतलब 7 साल के क्वेश्चन पेपर से निकाल करके मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन मेंशन किए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया राइट ए डिस्क्रिप्टिव नोट्स ऑन थेरापॉटिक एंड फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी विथ एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या करना कि जो थेरापॉटिक इनकम्पैटिबिलिटी होती है और जो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है उसके बारे में एक डिस्क्रिप्टिव नोट लिखना है और एग्जाम्पल के साथ लिखना है। अब देख लीजिए दूसरा भी क्वेश्चन उसी के जैसा सेम टू सेम है। इसमें पूछा गया एक्सप्लेन फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी इन डिटेल विथ एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या करना है कि फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती क्या है, उसका क्लासिफिकेशन जिसमें हमारा फिजिकल और फिजिकल और हमारे थेरापॉटिक इनकम्पैटिबिलिटी आ जाते हैं। तो यही वाला आप सॉल्व कर लेंगे तो ये वाला ऊपर वाला सॉल्व हो जाएगा और ये जब आएगा एग्जाम में 7 मार्क्स में आएगा और ये जब आएगा एग्जाम में 10 मार्क्स में आएगा। समझ गए? तो आइए स्टार्ट करते हो। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ विशाल प्रजापति, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। तो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता क्या है। अब फार्मास्यूटिकल को समझने से पहले सबसे पहले समझेंगे इनकम्पैटिबिलिटी होती क्या है ताकि आपको फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी समझ में आ जाए। ठीक है, आपने तो गाँव में सुना ही होगा, गाँव में लोग कहते हैं कि कटहल खाने के बाद पान का पत्ता नहीं खाना चाहिए और ये भी बोलते हैं कि दूध पीने के बाद फिटकिरी नहीं पीनी चाहिए। ऐसा लोग क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं? तो यही हम चीज़ें समझने वाले हैं इनकम्पैटिबिलिटी में समझने वाले। तो हमारा जो इनकम्पैटिबिलिटी वर्ड होता है 2 वर्ड से मिलके बना होता है जिसमें हमारा आता है इन का मतलब होता है हमारा नॉट आता है और कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कंपेटेबल या बोल सकते हैं फिट का मतलब होता है क्या, जो भी चीज़ें अविरोधी हो उसको बोलते हैं क्या, कंपेटेबल बोलते हैं या तो बोलते हैं फिट बोलते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम कंपैटिबिलिटी बोलते हैं। यहाँ पे जब 2 या 2 से अधिक एक दूसरे के साथ फिट नहीं बैठती, एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं रहती है, उसको बोलते हैं हम क्या, इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि पान के पत्ते के साथ क्या करना चाहिए, कटहल को नहीं खाना चाहिए। तो इसमें जो पान का पत्ता है वो कटहल के साथ कंपेटेबल नहीं है, फिट नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनकम्पैटिबिलिटी बोलेंगे। और मैंने दूसरा एग्जांपल दिया कि दूध के साथ फिटकरी को नहीं पीना चाहिए। दूध है वो फिटकरी के साथ क्या है, कंपेटेबल नहीं है, फिट नहीं है, तो ये हमारा कहलाएगा क्या, इनकम्पैटिबिलिटी कहलाएगा। मतलब जब 2 या 2 से अधिक चीजें एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं रहती है, फिट नहीं रहती हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे फार्मेसी में समझना हमें कि कैसे इनकम्पैटिबिलिटी को आपको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जब हम 2 या 2 से अधिक ड्रग को या एक्सिपिएंट को एक साथ मिक्स करते हैं तो उसमें उसका रिजल्टेंट जो निकल करके आता है तो हमें अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बनता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास ए कंपाउंड है, मेरे पास ए कंपाउंड है और बी कंपाउंड है और सी कंपाउंड है। ठीक है, अगर ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ कंपेटेबल रहते तब तो हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट मान लेते हैं टेबलेट कैप्सूल जो हमें बनाना था वो हमारा सही तरीके से बन जाता है। अगर इसमें से मान लेते हैं जो बी वाला कंपाउंड है ए वाले के साथ फिट नहीं है, कंपेटेबल नहीं है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा कैसा हमारा बनेगा, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बनेगा, जो हम नहीं चाहते थे वैसा प्रोडक्ट बन गया। अगर इस प्रोडक्ट को अब अगर हम बॉडी के अंदर लेते हैं तो ये हमारे बॉडी में जाने के बाद क्या करेगा, अनडिजायरेबल रिएक्शंस, अनडिजायरेबल इफेक्ट कॉज करने का काम करता है और यही कहलाता है हमारा इनकम्पैटिबिलिटी कहलाता है। समझ गए सारी चीजें? कोई भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप एग्जाम में ऐसे ही बना करके आएँ, अच्छे तरीके से आएँ ताकि आपको जो अच्छे नंबर मिल जाए। तो यहाँ पे समझते हैं जो मैंने बताया सारी चीज़ें, यहाँ पे समझते हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती क्या है। ठीक है, अब आपको पता है कि आप पढ़ते चले आ रहे हैं फार्मास्यूटिकल का मतलब क्या होता है। फार्मा का मतलब होता है क्या फ्रेंड, ड्रग होती है, और सूटिकल का मतलब क्या होता है, फार्मूलेशन करना। फार्मूलेशन मतलब कि बनाना।
ठीक है। और इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक चीज़ें एक दूसरे के साथ फिट नहीं रहती उसको क्या बोलते हैं, इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। अब देख लीजिए जब हम क्या करते हैं किसी भी मेडिसिन को बनाने जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक्सिपिएंट यूज करते हैं और ड्रग यूज करते हैं। अब मान लीजिए कोई ड्रग, हमने दो ड्रग यूज की, ड्रग ए यूज की और ड्रग बी यूज की, और इसके साथ मैंने कुछ एक्सिपिएंट यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर दिया। अब मान लेते हैं जो ड्रग ए वाली थी अब ड्रग बी वाले के साथ हमारा क्या कंपेटिबल नहीं है, लेकिन ये सारे एक्सिपिएंट क्या है, कंपेटिबल है। अब इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा कैसा बनेगा, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बनेगा, और उसी को बोलते हैं क्या, फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। तो आई होप आपको डिफिनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको डिफिनेशन नहीं समझ में आया तो आपको डिफिनेशन में बता देता हूं। यहाँ पे लिखा गया कि व्हेन टू आर मोर सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर, मतलब जब क्या करते हैं दो या दो से अधिक सब्सटेंस को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, उसमें क्या रहता है कि जब एक प्रोडक्ट एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ हमारा फिट नहीं रहता है तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है हमारा कैसा बनता है, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बनता है। और वो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट क्या करता है कि जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, मतलब कि जो टेबलेट, कैप्सूल, सिरप है, इन सारे की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और जो होता है थेरापौटिक प्रॉपर्टीज क्या करता है, चेंज कर देता है, और यही कहलाता है हमारा फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी कहलाता है। और मैं आपको एक डिफिनेशन और बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, मिक्सिंग ऑफ टू आर मोर कंपाउंड दैट रिजल्टेंट गिव्स अनडिजायरेबल प्रोडक्ट एंड दैट गिव्स अनडिजायरेबल इफेक्ट इन आवर बॉडी इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। इस तरीके से भी आप एग्जाम में बना करके लिख सकते हैं। अब देख लीजिए अगला पॉइंट लिखा है, इट में अकर्स ड्यूरिंग कंपाउंडिंग, मतलब कि जो फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी आता है वो कैसे आता है, हमारा कैसे आता है, जब हम क्या करते हैं किसी भी ड्रग की कंपाउंडिंग करते हैं, ठीक है, डिस्पेंसिंग करते हैं, फार्मुलेशन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या तो पैकेजिंग करते हैं, या तो हम क्या करते हैं बॉडी में ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, तब हमारी फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी के आने के चांसेस रहते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे बात करते हैं हम क्या, कुछ चीज़ें और जान लेते हैं जो हमारी फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है। अगर मान लीजिए कि कोई भी हमारा अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बन गया जो हम बनाना नहीं चाह रहे थे, वो हमारा बन गया जब हमने क्या किया कि दो या दो से अधिक के सब्सटेंस को आपस में मिक्स किया, तो उससे हमारा अनडिजायरेबल प्रोडक्ट मिला। अब वो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं तो वो क्या करता है कि हमारे ड्रग की इफिकेसी को घटा देगा, ड्रग को टॉक्सिक इफेक्ट देने का काम करता है, और ड्रग के जो अपीयरेंस है, मतलब कि जो ड्रग है वो देखने में उबड़ खाबड़ लगेगी, उसका कलर चेंज रहेगा, कई सारी दिक्कतें रहेंगी, और जो ड्रग रहेगी वो हमारे बॉडी के लिए सेफ भी नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ें होती है अगर हमारा फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है जब हम कोई भी मेडिसिन बनाते हैं तब, ठीक है। अब देख लीजिए बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे तीन तरीके का हमारा जो होता है फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है, एक हमारा होता है फिजिकल, एक केमिकल, एक थेरापौटिक। और पहला वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया था उसमें फिजिकल और हमारे थेरापौटिक पूछे गए, ठीक है। हो सकता है आपकी बात केमिकल और फिजिकल पूछ ले, तो यहाँ पे तीनों को एक साथ देख लेते हैं। और दूसरे वाले में पूछा था पूरे डिटेल में लिख लेंगे, डिटेल में लिखेंगे तो पूरा सारे चीज़ों के बारे में आपको लिख के ही आने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो फिजिकल का मतलब होता है यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी फार्मुलेशन रहेगी, मतलब कि जो हमारी मेडिसिन रहेंगी उसके कलर में चेंजेस होने वाले, उसके ऑर्डर में चेंजेस होने वाले, उसके टेस्ट में चेंजेस होने वाले, और उसकी सॉल्बिलिटी में चेंजेस होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होता है इसमें क्या करते हैं, जब हम दो या दो से अधिक सब्सटेंस को एक साथ मिक्स करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट मिलता है। अनडिजायरेबल प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, इसमें क्या होगा, जो हम दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिक्स कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं है, एक दूसरे के साथ फिट नहीं है, तो उससे हमें क्या मिल रहा है, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट मिल रहा है। और वो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट क्या कर रहा है कि जो हमारी मेडिसिन है उसके ऑर्डर को चेंज कर दे रहा है, उसके कलर को चेंज कर दे रहा है, उसके टेस्ट को चेंज कर दे रहा है, उसके टेक्सचर को चेंज कर रहा है, वही हमारा कहलाता है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी कहलाता है। तो मैंने एक डिफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है, दूसरी डिफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इन दिस चेंज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में जो हमारा प्रोडक्ट रहता है, जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन रहता है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस हो जाते हैं, मतलब उसके कलर में, उसके ऑर्डर में, उसके टेस्ट में, उसकी सॉल्बिलिटी में क्या हो जाएंगे,
चेंजेस हो जाएंगे उसको बोलते हैं हम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। समझ गए सारी चीज़ें। अब देख लीजिए जो हमारी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है हमारे किसके द्वारा होती है, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा गया है किस किस के द्वारा हमारी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है। सबसे पहला हमारा इमिसिबिलिटी के द्वारा हमारा जो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है, मतलब कि जब हम दो या दो से अधिक चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे तो आपस में मिसिबल नहीं होंगे, घुलेंगे नहीं आपस में, तब भी हमारा क्या आ सकता है, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी आ सकती है। दूसरा इनसॉल्बिलिटी की वजह से आ सकती है, प्रेसिपिटेशन की वजह से आ सकता है, और लिक्विफिकेशन की वजह से हमारी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी आ सकती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में एग्जाम में आपको लिखने हैं, तभी आपको नंबर मिलेंगे और आपको बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही सुपर डुपर तरीके से बताने वाले हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले इमिसिबिलिटी के बारे में। इम का मतलब होता है नॉट, मिसिबिलिटी का मतलब होता है मिसबिल होना, घुलना। जब दो या दो से अधिक चीज़ों को आपस में मिलाएंगे हम तो वो आपस में मिसबिल नहीं होंगे। अगर मिसबिल नहीं होंगे तो देखने में कैसे लगेंगे, जैसे उसमें दो लेयर दिखेंगी तो अलग अलग तरीके से दिखेंगे, मतलब उसके फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें चेंजेस दिखेंगे, तो वो हमारा कहलाता है इमिसिबिलिटी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज दैट मेरे पास क्या है, एक मतलब बीकर है, इस बीकर में मैंने ले लिया क्या, वाटर ले लिया। अब इस वाटर के अंदर क्या मैंने डाला, मुझे मान लीजिए मैं इमल्सन यहाँ पे बना रहा हूँ। इमल्सन के लिए क्या करते हैं, हम लेते हैं वाटर लेते हैं और ऑयल लेते हैं, मतलब कि दो लिक्विड का यूज करके हम बनाते हैं इमल्सन। अब मैंने क्या किया, वाटर के अंदर ऑयल को मिक्स किया, मतलब फिर डाला, लेकिन हमारा जो ये वाटर था, वाटर के ऊपर आकर के हमारा ऑयल इस तरीके से इसके सरफेस पे आकर के हमारा बैठ गया, लेकिन ये हमारा ऑयल पूरी तरीके से वाटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। लेकिन इमल्सन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे ऑयल रहते हैं वाटर के अंदर आने पर पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ऑयल जो है वाटर के अंदर हमारा इमिसिबल रहा। अगर मान लेते हैं, यहाँ पे समझिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास एक ऑयल है, यहाँ पे मेरे पास दूसरा ऑयल है। अगर ऑयल को मिक्स करेंगे तो नॉर्मली क्या हो जाएंगे, मिसबिल हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे लिक्विड मैंने चेंज कर दिया, अब ऑयल को मैंने किस में मिक्स किया, इमल्सन को बनाने के लिए वाटर का यूज किया। अब मैंने जैसे ही ऑयल को वाटर के अंदर डाला तो क्या हुआ, इसके सरफेस पे इस तरीके से अडहेयर हो गया, तो उसी को क्या बोलते हैं, इमिसिबिलिटी बोलेंगे। और ये हमारा जो इमल्सन बनेगा वो हमारा अनडिजायरेबल इमल्सन बनेगा, मतलब जैसा हम इमल्सन चाह रहे थे वैसा हमारा इमल्सन बना नहीं। अब क्या करेंगे, इसका अगर हमें करेक्शन करना रहता, मतलब कि इमिसिबिलिटी को ठीक करना रहता, तो इसके लिए हम क्या डालेंगे, इसके अंदर डालेंगे इमल्सीफाइंग एजेंट डालेंगे। आपको पता है इमल्सन में आपने पढ़ा था, इमल्सन के अंदर क्या डालते हैं, ऑयल और वाटर को आपस में मिक्स करने के लिए इमल्सीफाइंग एजेंट डालेंगे। अब इमल्सीफाइंग एजेंट जैसे ही डालते तो ये क्या करता है कि जो हमारा वाटर और ऑयल के बीच जो सरफेस टेंशन रहता है या इंटरफेशियल टेंशन रहता है उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। और हमारा जो ऑयल होता है पूरी तरीके से, और जो हमारे वाटर रहते हैं उसके अंदर उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं पूरी तरीके से ऐसे हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इमल्सन अब हमारा बन के रेडी हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई किसके बारे में, इमिसिबिलिटी के बारे में। अब देख लीजिए, बात करते हैं हम क्या, इनसॉल्बिलिटी के बारे में। इनसॉल्बिलिटी भी हमारी इमिसिबिलिटी की तरह सेम है। इसमें क्या करेंगे, हमारे पास एक रहेगा क्या, सॉल्वेंट रहेगा। एक क्या हो गया, हमारा सॉल्वेंट हो गया, और दूसरा हो गया हमारा सॉल्यूट हो गया। अब मैंने क्या किया कि अब सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को मैंने डाला। अब जैसे ही मैंने सॉल्यूट को डाला सॉल्वेंट के अंदर, ये हमारा जाने के बाद यहाँ पे हमारा घुला नहीं, मतलब कि ये क्या रहा, इनसॉल्युबल रहा, अघुलनशील रहा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इनसॉल्बिलिटी कहलाएगा। मान लीजिए मुझे एक सॉल्यूशन बनाना था, किसका बनाना था, एफिड्रीन सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना था। अब मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे क्या किया कि एफिड्रीन मैंने एक सॉल्यूट की तरह ले लिया, ठीक है, और सॉल्वेंट मैंने क्या यूज कर लिया, यहाँ पे मैंने यूज कर लिया, मान लीजिए कि मैंने लिक्विड पैराफिन यूज कर लिया। अब लिक्विड पैराफिन मैंने यूज किया तो इसको मैंने क्या किया कि जो हमारा एफिड्रीन सल्फेट था इसको सॉल्वेंट के अंदर, मतलब लिक्विड पैराफिन के अंदर मैंने डाला। जैसे ही डाला तो ये हमारा घुला नहीं उसके अंदर, मतलब कि इनसॉल्युबल रहा, मतलब कि सॉल्यूशन बना ही नहीं, उसको कहते हैं हम इनसॉल्बिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया भी गया, प्रिपरेशन ऑफ एफिड्रीन सल्फेट सॉल्यूशन। अगर मुझे एफिड्रीन सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे एफिड्रीन सल्फेट यूज करते हैं, मेथेनॉल यूज करते हैं और लिक्विड पैराफिन यूज करते हैं। इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करके क्या बनाते हैं हम, एफिड्रीन सल्फेट का सॉल्यूशन बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, हमें देखने को क्या मिलता है, इनसॉल्बिलिटी आती कैसे है। इसमें क्या होता है कि जो एफिड्रीन सल्फेट रहता है ये हमारे लिक्विड पैराफिन के अंदर नहीं घुलता है, ये अघुलनशील रहता है, इनसॉल्युबल रहता है। तो क्या करते हैं, इसको करेक्ट करने के लिए, मतलब एक सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या डालते हैं कि जो हम एफिड्रीन यहाँ पे डालते हैं उसको हम एनहाइड्रस फॉर्म में डालते हैं। किस में फॉर्म में डालेंगे,
एनहाइड्रस मतलब कि इस एफिड्रीन के अंदर कोई भी वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे, उसको डालेंगे तो वो आसानी से जा करके हमारा पूरी तरीके से हमारा जो लिक्विड पैराफिन और मेथेनॉल है इसके अंदर आसानी से घुल जाएंगे और हमारा क्या बना लेंगे, एक हमारा क्लियर सॉल्यूशन बना रहे थे। जो हम चाह रहे थे मतलब कि जो डिजायरेबल प्रोडक्ट चाह रहे थे वो हमने क्या किया कि यहाँ से करके सही कर लिया। अब देख लीजिए बात करते हैं प्रेसिपिटेशन के बारे में। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनने वाला एक सॉलिड मास बनने वाला है जिसके वजह से फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी आती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या यहाँ पे एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मान लीजिए मैंने ले लिया रोज वाटर, ले लिया रोज वाटर हमने एक सॉल्वेंट के रूप में इसको ले लिया। अब क्या करेंगे, इस रोज वाटर के अंदर डालेंगे हम एक मान लेते सॉल्यूट डालते हैं जिसका नाम है बेंजोइन। अब बेंजोइन को मैंने जैसे ही डाला, बेंजोइन के अंदर क्या होता है, रेजिन होता है। रेजिन जो एक तरीके का होता है पॉलीमर होता है जो हमारे मोनोमर से मिलके बना होता है। अब क्या करते हैं, इस बेंजोइन को जैसे इस सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे तुरंत जा करके हमारा बेंजोइन जो है नीचे इस तरीके से बैठ जाएगा, मतलब कि एक सॉलिड मास बना लेता है, एक तरीके का पीपीटी बना लेगा और इसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। और यहाँ पे हम बनाना क्या चाह रहे थे, एक तरीके का लोशन बनाना चाह रहे थे। हमने बेंजोइन का मुझे लोशन बनाना था लेकिन हमारा क्या हुआ, लोशन बना नहीं। हमने क्या किया कि बेंजोइन को जैसे ही रोज वाटर के अंदर डाला तुरंत ही नीचे जा करके बैठ गया, मतलब कि हमारी दो सेपरेट लेयर बना लिया, लोशन बनाया ही नहीं। तो ये हमारा कैसा बन गया, ये हमारा अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बन गया। तो ये आ जाती है हमारे फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में आ जाती है, मतलब कि इसका जो फिजिकल रूप है वो हमें क्या दिखाई देने लगा, वो हमारा अनडिजायरेबल दिखाई देने लगा। तो हमारा आ गया फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में आ गया। तो यहाँ पे लिखा कि जब क्या करते हैं कि हम किसी भी ड्रग को किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करते हैं तो वो अगर हमारा सॉल्युबल नहीं होता, नीचे प्रेसिपिटेट बना लेता है तो उसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर मान लीजिए मुझे लोशन बनाना, बेंजोइन का लोशन बनाना, तो उसके लिए क्या करते हैं हम टिंचर बेंजोइन यूज करते हैं, ग्लिसरीन यूज करते हैं और रोज वाटर यूज करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करके क्या करते हैं हम लोशन को बनाने का काम करते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए लिखा भी गया कि हमारे जो प्रेसिपिटेशन है वो आता कैसे, जो हमारा बेंजोइन होता है ये हमारा इसके अंदर रेजिन होता है। अब रेजिन जो होता है रोज वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है और एक क्या बना लेता है, प्रेसिपिटेट बना लेता है, जो एक तरीके की फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी हो गई। अब इसको मान लीजिए सही करना है, लोशन हमें बनाना ही बनाना है, तो उसको सही कैसे करेंगे, उसी के अंदर हम डालेंगे थेकनिंग एजेंट के बारे में, मतलब कि जो क्या करे गाढ़ापन दे, मतलब कि जो मोटापन दे उसको क्या बोलते हैं, थेकनिंग एजेंट बोलते हैं। अब थेकनिंग एजेंट को जैसे ही डाल देते तो हमारा लोशन जो है बन के हमारा रेडी हो जाता है। अब देख लीजिए लास्ट आता हमारा लिक्विफिकेशन के बारे में। लिक्विफिकेशन में क्या होता है कि जब क्या करते हैं दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं, एक लो मेल्टिंग पॉइंट पर मिक्स करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन बोलते हैं। और लिक्विफिकेशन जो होता है एक तरीके की हमारी फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी होती है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे मान लीजिए मुझे बनाना है इनसफ्लेशन पाउडर बनाना तो मैंने क्या किया कि मेथेनॉल लिया, कैम्फर लिया और अमोनियम क्लोराइड लिया। इन तीनों को आपस में क्या कर दिया, एक मैंने मान लीजिए मोटर पिस्टल के अंदर डाल लिया। मोटर पिस्टल के अंदर डालने पर क्या किया, इन दोनों को मतलब कि तीनों को आपस में मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो हमारा मेथेनॉल होता है और जो कैम्फर होता है, जो अमोनियम क्लोराइड होते हैं, ये एक दूसरे के साथ मिल करके क्या मतलब कि एक लो मेल्टिंग पॉइंट पे अगर इनको मिक्स किया जाता है तीनों को, ये क्या होते हैं कि आपस में मिलने के बाद तुरंत लिक्विड में बदल जाते हैं। अब मुझे क्या बनाना था, पाउडर बनाना था, लेकिन हमारा क्या हो रहा, तीनों को मैंने मिलाया, तीनों इंग्रेडिएंट को, लेकिन ये पाउडर में बदल गए। तो हमारा क्या यहाँ पे कैसा प्रोडक्ट बना, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बना। तो ये हमारा हो गया लिक्विफिकेशन, जो एक तरीके का फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी हो गया, जिसमें फिजिकल चेंजेस हो गए। मतलब कि पाउडर एक तरीके का सॉलिड था, सॉलिड से किसमें हमारा हो गया लिक्विड हो गया, मतलब इसका फिजिकल स्टेट ही चेंज हो गया, मतलब कि फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी यहाँ पे आ गई। अब मान लीजिए इसको सही करना, तो सही करने के लिए क्या करते हैं, इसी के अंदर डालते हैं लाइट मैग्नीशियम सल्फेट डाल देते हैं। अब जैसे ही लाइट मैग्नीशियम सल्फेट इसके अंदर डालेंगे तुरंत ये जो लिक्विफिकेशन की जो प्रोसेस थी वो हमारी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी और हमारा जो इनसफ्लेशन पाउडर है वो हमारा बन के क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनसफ्लेशन पाउडर बोलते किसको, और ये 2 नंबर में पूछा गया, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी कि सर के मैंने वीडियो पे जाकर के कमेंट किया था और वो आपको हमेशा ही याद रहेंगी। समझिए। अब देख लीजिए बात करते हैं हम क्या
केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि जब हम क्या करेंगे, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं तो हमें उससे अनडिजायरेबल प्रोडक्ट मिलता है। तो वो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट क्या करता है कि हमारा जो प्रिपरेशन रहता है, जो हमारा फार्मूलेशन रहता है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देगा। मतलब उसकी एसिडिटी को या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा, उसकी बेसिसिटी को या तो बढ़ा देगा घटा देगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देगा, उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवा देगा, उसमें रिडक्शन रिएक्शन करवा देगा। ये सारी मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस कर देता है। उसको बोलते हैं हम क्या, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। तो ये लिखा गया है इन दिस चेंज केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कि केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि जो हमारे प्रोडक्ट रहते हैं, जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन रहते हैं, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस हो जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे हमारा हो गया एसिडिटी, बेसिसिटी, जो ड्रग का नेचर रहेगा, मतलब कि ड्रग का स्ट्रक्चर रहेगा, ड्रग का जो फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज रहेगी, सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब देख लीजिए, वही मैंने दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे बना के लिखी। जब क्या करते हैं, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट मिलता है। और ये अनडिजायरेबल प्रोडक्ट क्या करता है कि जो हमारी मेडिसिन रहती हैं उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है। जैसे हमारा एसिडिटी को चेंज कर देगा, बेसिसिटी को चेंज कर देगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सारी चीज़ें हमारे मतलब कि मेडिसिन के अंदर करवा देगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। समझ गए। अब देख लीजिए, हमारा जो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है दो तरीके की होती है। एक हमारी टॉलरेटेड होती है, एक हमारी एडजस्टेड होती है। सबसे पहले बात करते हैं टॉलरेटेड के बारे में। एग्जाम में 2 नंबर में भी पूछा जाता है टॉलरेटेड और एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी होती क्या है। जो पहले बात करते हैं टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। टॉलरेटेड का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होने लगते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो ड्रग होता है, ड्रग का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें चेंजेस हो जाती हैं। उसको बोलते हैं हम क्या, टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जो हमारे टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी होती है, अब इसको सही करेंगे कैसे। इसको सही करने के लिए क्या करते हैं हम, इसको सही करने के लिए जो ड्रग है, ड्रग के मिक्सिंग ऑर्डर को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। देख लीजिए, समझिएगा हमारा टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी होती क्या। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में मैंने ए वाले कंपाउंड को, बी वाले कंपाउंड को, सी वाले कंपाउंड को, डी वाले कंपाउंड को मतलब कि डाल लिया। सबसे पहले मैंने ए वाले को डाला, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे मैंने मतलब कि चारों कंपाउंड को डाल लिया। अब जैसे ही मैंने चारों को डाला तो इसके अंदर क्या होने लगे, केमिकल रिएक्शन होने लगे। और केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या होने लगे, जैसे केमिकल रिएक्शन में हमारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारे रिएक्शंस होने लगे। अब जैसे ही रिएक्शन इनके अंदर हुआ तो इससे क्या मिला, हमें अनडिजायरेबल प्रोडक्ट मिले। जो हम प्रोडक्ट चाह नहीं रहे थे वो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे बन गया। अब क्या करना है कि इसको हमने बोल दिया क्या, टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी बोल दिया। अब मान लीजिए कि इसे मुझे सही करना है, तो सही करने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पे मिक्स कर रहे थे, मिक्सिंग ऑर्डर को क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे अब क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले ए को मिक्स किया, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, अब इसी के ऑर्डर को चेंज कर देंगे। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मान लीजिए कि मैं मिक्स कर लूँगा क्या, ए वाले को, फिर उसके बाद सी वाले को, फिर तब बी वाले को ऐड करूँगा, फिर लास्ट में हम डी वाले को ऐड करेंगे। यहाँ पे मतलब कि मिक्सिंग ऑर्डर को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और इसी को बोलते हैं टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। और टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी को चेंज करने के लिए, मतलब सही करने के लिए क्या करते हैं, हम जो मिक्सिंग ऑर्डर है उसको चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब देख लीजिए, बात करते हैं यहाँ पे करेक्शन, मैंने बता दिया मिक्सिंग ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। अब बात करते हैं एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि इनके जो फार्मूला होता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, उसमें अल्टरिंग आ जाती है। उसको क्या बोलते हैं, एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे कंपाउंड है, ए कंपाउंड है, ए कंपाउंड मेरे पास है, बी है और सी है और डी है। ठीक है, ये सारे कंपाउंड मैंने मिक्स किया आपस में, तो ये हमारा इससे क्या होने लगा, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट मिलने लगा। और अनडिजायरेबल प्रोडक्ट मान लीजिए यहाँ पे ए की वजह से मुझे मिलने लगा। अब क्या करूँगा, अगर मुझे ए की वजह से मतलब कि इसके एडजस्ट ना होने की वजह से, मतलब कि यहाँ पे इसके फार्मूला में, ठीक है, फार्मूला में चेंजेस होने की वजह से हमारी क्या हो रही है, एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है। अब क्या करना है, इसको एडजस्ट करना, इसको अगर सही मुझे करना तो क्या करेंगे, इसी के जैसा सब्सटीट्यूट में ला के ऐड कर दूंगा। मान लीजिए कि हमारा जो यहाँ पे मेरे पास ई वाला कंपाउंड है, ई वाला कंपाउंड मेरे जो है ए वाले कंपाउंड की तरह एकदम सेम है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ए वाले को जैसे ले जाके यहाँ पे मैं एडजस्ट करता हूँ, यहाँ पे ले जाके मिक्स करता हूँ, तो क्या हो जाती है कि जो हमारा अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बन रहा तो वो हमारा नहीं बनेगा। तो ये हमारी आ जाती है एडजस्टेड
इनकम्पैटिबिलिटी में आ जाएगी। एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी को कैसे खत्म करते हैं, इसमें क्या करती है उसी के जैसा जो है सब्स्टिट्यूट ला करके ऐड कर देते हैं, इसको हम ले जाके हटा देते हैं। समझ गए। अब देख लीजिए बात करते हैं थर्ड हमारा आ जाता है थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी उसको बोलते हैं जब हम क्या करते हैं दो या दो से अधिक ड्रग या तो एक्सिपिएंट को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं या तो मिक्स करवाते हैं, तो क्या हो जाते हैं उसके थेरापेटिक इफेक्ट में ड्रग के जो सेफ्टी में क्या हो जाते हैं चेंजेस हो जाते हैं, उसको बोलते हैं क्या थेरापेटिक इफेक्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ पे पर्सन है, इस पर्सन को मान लीजिए मुझे देना था क्या 500 mg ड्रग देनी थी। अब मैंने क्या किया 500 की जगह मैंने 1000 mg दे दी, तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे कई थेरापेटिक इफेक्ट देखने को मिलेंगे, मतलब कि इसके बॉडी में कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी बोलते थे। मतलब कि जो चीजें हमें नहीं देनी चाहिए थी वो चीजें मैंने दे दी और उसके वजह से क्या आ गया थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी होती है वो हमारे ओवरडोज की वजह से हो सकता है, कंट्रा इंडिकेशन की वजह से हो सकता है और रॉन्ग डोजेस फॉर्म की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पे ओवरडोज के बारे में मैंने बात किया कि जैसे 500 mg खानी थी मैंने खा लिया, 1000 mg खा लिया, तो इसके वजह से क्या हो गया थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी आ जाएगी। कंट्रा इंडिकेशन के की अगर बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि दूध पीने के बाद फिटकरी नहीं पीनी चाहिए, तो उसके वो हमारा क्या होगा कंट्रा इंडिकेशन हो गया, तो थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिल जाएगी। अगर रॉन्ग डोजेस फॉर्म आप ले लेते, जैसे आपको टेबलेट खानी थी, सॉरी सिरप अगर आपको पीनी थी मुंह के थ्रू, आपने ले लिया इंजेक्शन के थ्रू ले लिया, तो वहां पे थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा गया कि जैसे मान लीजिए जो एस्पिरिन है, एस्पिरिन के साथ हमें एंटासिड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एंटासिड क्या करता है एस्पिरिन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, और ये भी 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, अब देख लीजिए टेट्रासाइक्लिन को कभी भी डेयरी प्रोडक्ट के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारा टेट्रासाइक्लिन क्या करता है चिलेट फॉर्म करता है, पीपीटी बना देता है हमारे पेट के अंदर जाने पर, और क्या कर देता है एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देगा, और ड्रग की इफिकेसी मतलब कार्य करने की जो क्षमता है उसको क्या भी कर देता है कम कर देता है। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे हो गई कंप्लीट। अब देख लीजिए बात करते हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता, 2 क्वेश्चन तो मैंने ऊपर ही सॉल्व करवा दिए। अब देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन आ जाता हमारा, यहाँ पे पूछा गया है राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड इवोल्यूशन पैरामीटर ऑफ द सपोजिटरी। मतलब कि हम सपोजिटरी को बनाएंगे कैसे, कौन कौन से मेथड से हम सपोजिटरी को बनाते हैं, और जो सपोजिटरी बन गई है उसका इवोल्यूशन कैसे करेंगे, उसकी जांच पड़ताल कैसे करेंगे कि हमारी सपोजिटरी सही बनी है कि नहीं बनी है, उसी के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कि सपोजिटरी होती क्या, क्योंकि अगर आपको छत पे चढ़नी है, छत पे चढ़ने के लिए आपको पहले सीढ़ी पे कदम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि सपोजिटरी होती क्या है। सपोजिटरी आपको पता है कि एक तरीके का हमारा स्मॉल और सॉलिड बुलेट शेप की हमारी मेडिकेशंस होती है, जो क्या करते हैं हम बॉडी के कैविटी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, और बॉडी के कैविटी मतलब जैसे रेक्टल कैविटी, वेजाइनल कैविटी, ईयर कैविटी, नेजल कैविटी, इन सारे जगहों पे इसको इंसर्ट कर देते हैं। अब वो वहां पे जाने के बाद मतलब कि बॉडी पे टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होने के बाद क्या करती है वहां से ड्रग रिलीज होती है और सिस्टमिक इफेक्ट और लोकल इफेक्ट देने का काम करती है, उसी को बोलते हैं हम सपोजिटरी बोलते हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई हैं। ये सपोजिटरी is a semi-solid dosage form used to deliver the drug by insert into body cavity where they dissolve or melt release API for local or systemic effect। मतलब कि हमारी जो सपोजिटरी होती है एक तरीके की सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है, जिसको हम बॉडी के कैविटी के अंदर क्या करते हैं इंसर्ट करते हैं, डिलीवर करते हैं। बॉडी कैविटी जैसे रेक्टल कैविटी, वेजाइनल, ईयर, नेजल कैविटी, इन सारे जगहों पे हम क्या करते हैं इंसर्ट करते हैं, और वो वहां पे जाने के बाद हमारे बॉडी के टेम्परेचर पे डिजोल्व होती है या तो मेल्ट होती है, और वहां से एपीआई रिलीज होकर के वहां पे लोकल इफेक्ट और सिस्टमिक इफेक्ट देने का काम करती है, वही हमारी कहलाती है सपोजिटरी कहलाती है। अब जो सपोजिटरी होता है इसका यूज हम क्या करते हैं, अगर हमारे बॉडी के अंदर मतलब कि जैसे मान लीजिए किसी कैविटी के अंदर रेक्टम या वेजाइनल या ईयर कैविटी के अंदर पेन हो रहा होता है, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर इन्फ्लामेशन है उसके लिए यूज करते हैं। इन्फेक्शन हो गया जैसे वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया, ईयर इन्फेक्शन हो गया, रेक्टल इन्फेक्शन हो गया, या तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं सपोजिटरी का यूज करते हैं। अब देख लीजिए बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, जो आपके एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूं, और आपको मैं डायग्राम दिखा करके, इमेज दिखा करके सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे बात करेंगे 3 तरीके से हम क्या करते हैं सपोजिटरी को बनाने का काम करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा हैंड रोलिंग मेथड आता है, दूसरा आता है हमारा कंप्रेशन मेथड आता है, तीसरा आ जाता है हमारा हॉट फ्यूजन मेथड आ जाता है।
अब देख लीजिए सबसे पहला जो आता है हैंड रोलिंग। हैंड का मतलब होता है हाथ से, रोलिंग का मतलब तो रोल करके। ठीक है, यहाँ पे क्या करने वाले, जो सपोजिटरी बनाने वाले हाथ से रोल करके बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो होता है बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड होता है और बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है, मतलब कि बहुत पहले से ही इस तरीके से सपोजिटरी बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो होता है, अगर मान लीजिए मुझे बहुत ही कम मतलब स्मॉल बैचेस की जरूरत है, मान लीजिए कि मुझे 200 सपोजिटरी की जरूरत है, तो क्या करते हैं हैंड रोलिंग मेथड्स की हेल्प से क्या करते हैं हम आसानी से हम हाथ से रोल करके जो है सपोजिटरी को बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल बैचेस, मतलब कि जो हैंड रोलिंग मेथड होता है ये स्मॉल बैचेस के लिए बहुत ही सुटेबल होता है फॉर सपोजिटरी बाय यूजिंग कोका बटर एज ए बेस। मतलब कि जो हैंड रोलिंग मेथड होता है इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा सपोजिटरी बेस होता है इसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई, जाके उसको वॉच कर लीजिएगा, नहीं तो आगे क्वेश्चन पूछा गया है अभी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे कोका बटर जो सपोजिटरी बेस के रूप में यूज किया जाता है, इसका हम हैंड रोलिंग मेथड में यूज करते हैं। अब देख लीजिए बनाते कैसे, उसके प्रोसेस के बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा कोका बटर रहता है और जो ड्रग रहती है और अदर जो एक्सिपिएंट या इंग्रेडिएंट रहते हैं उनको क्या करते हैं एक मोटर पिस्टल के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास मोटर हो गया, ये मेरे पास पिस्टल हो गया। अब क्या करते हैं मोटर पिस्टल में कोका बटर डालेंगे, ड्रग्स डालेंगे और इंग्रेडिएंट जो रहेंगे मतलब कि जो एक्सिपिएंट रहेंगे उसको क्या करेंगे यहाँ पे डाल करके अच्छे तरीके से क्या करेंगे इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा अमाउंट में लेंगे, अपने फिंगर के बीच रखेंगे, अपने 2 फिंगर के बीच रख करके क्या करेंगे इसको इस तरीके से रोल करके हम क्या करते हैं एक सपोजिटरी बनाने का काम करते हैं, जिसको बोलते हैं हम हैंड रोलिंग मेथड बोलते हैं। यहाँ पे जो सपोजिटरी होती है अपने फिंगर से एडजस्ट करके उसको साइज और शेप देने का काम करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं जो सपोजिटरी बनाने का काम करते हैं। अब देख लीजिए दूसरा आता है हमारा कंप्रेशन मेथड आता है। कंप्रेशन का मतलब होता है यहाँ पे प्रेशर की वजह से क्या करने वाले हैं सपोजिटरी को हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो कंप्रेशन मेथड होता है इसको हम कोल्ड कंप्रेशन मोल्डिंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का हम यूज नहीं करते हैं इसलिए इसको बोलते हैं क्या कोल्ड कंप्रेशन मोल्डिंग बोलते हैं। और इस मेथड में हम क्या करते हैं कंप्रेसिंग मतलब कि प्रेशर की वजह से क्या करते हैं सपोजिटरी को बनाने का काम करते हैं। और इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें बड़े स्केल पे मतलब कि बहुत ही ज्यादा सपोजिटरी बनाने की जरूरत पड़ती है, तब हम क्या करते हैं इस टेक्निक का यूज करते हैं। अब देख लीजिए प्रोसेस के बारे में दिया कि कैसे कैसे आप बनाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं जितने सारे इंग्रेडिएंट रहेंगे उन सारे इंग्रेडिएंट को क्या करेंगे अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लेंगे, मतलब कि उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है फर्स्टली मिक्स ऑल इंग्रेडिएंट विद सपोजिटरी बेस एंड मेक फाइन पाउडर। मतलब कि जो सपोजिटरी बेस रहेगा और जो हमारी ड्रग रहेगी और जो एक्सिपिएंट रहेंगे इन सारी चीजों को आपस में क्या करेंगे मिक्स करके उसको एक फाइन पाउडर मतलब कि पतला पाउडर बना लेंगे। अब क्या करेंगे नाउ सपोजिटरी मिक्सचर प्लेस इन द सिलेंड्रिकल ऑफ कंप्रेशन मशीन। जो हमारी कंप्रेशन मशीन रहेगी ये इसका जो सिलेंडर होता है इस सिलेंडर के अंदर क्या करते हैं उसको हम डाल लेंगे, मतलब कि जो हमने यहाँ पे फाइन पाउडर बनाया था उसको क्या करेंगे डाल लेंगे। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे नाउ सिलेंडर इज क्लोज एंड प्रेशर इज अप्लाई बाय पिस्टन। अब क्या करते हैं जो सिलेंडर रहता है उसको क्या कर देते हैं ऊपर से बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद यहाँ से नीचे जो रहता है यहाँ पे लगा रहता है हमारा पिस्टन। अब पिस्टन से नीचे की तरफ से क्या करते हैं प्रेशर को अप्लाई करते हैं ऊपर के साइड, मतलब प्रेशर को अप्लाई करेंगे। अब प्रेशर जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लगा रहता है हमारा मोल्ड लगा रहता है। अब जो हमने यहाँ पे इंग्रेडिएंट डाला था जो भी चीजें हमने यहाँ पे डाली थी अब क्या करेगा ये इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, मतलब कि जो हमारी डाई रहेगी उसके अंदर चला जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्रेस हो जाएगा। प्रेस होने के बाद क्या करेंगे 2-4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद क्या करेंगे हम इसलिए छोड़ते हैं ताकि हमारा वहां पे सॉलिडिफाई हमारा सपोजिटरी हो जाए। अब जैसे ही सपोजिटरी सॉलिडिफाई हो जाती है तो यहाँ पे हमारा जो ऊपर जो प्लेट लगी रहती है जिसको बोलते हैं स्टॉप प्लेट बोलते हैं, अब उस स्टॉप प्लेट को ऊपर निकाल लेते हैं। निकालने वाला सिस्टम होता है, निकाल लेते हैं। निकालने के बाद क्या करते हैं इसके अंदर से जो हमारी डाई रहती है जो मोल्ड रहता है इसके अंदर से हम क्या करते हैं सपोजिटरी को निकाल लेते हैं। समझ गए सारी चीजें। मैंने बोला कि सबसे पहले क्या करेंगे जो ऑल इंग्रेडिएंट रहेंगे मतलब कि ड्रग और बेस जो रहेंगे और जो हमारे ड्रग रहेंगे सभी सारी चीजों को हम क्या करते हैं इस सिलेंडर के अंदर हम डाल लेते हैं। अब सिलेंडर के अंदर डालने के बाद क्या करते हैं जो हमारा पिस्टन रहता है नीचे से क्या करता है प्रेशर अप्लाई करेगा। नीचे से प्रेशर अप्लाई करेगा तो हमारे जो इंग्रेडिएंट रहेंगे ये हमारे चले जाएंगे, जो हमारी डाई रहेगी दोनों डाई के अंदर चली जाएंगी, जो सपोजिटरी मोल्ड जिसको हम बोलते हैं इसके अंदर जैसे ही जाएगा तो हमारा मतलब कि इसी के अंदर पूरे तरीके से जो हमारे ऑल इंग्रेडिएंट थे इस तरीके से भर जाएंगे, मतलब कि सपोजिटरी हमारी बनके तैयार हो गई इस मोल्ड के अंदर।
अब क्या करते हैं, 1-2 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। छोड़ इसलिए देते हैं ताकि हमारा जो सपोजिटरी है वो हमारा ड्राई हो जाए। अब ड्राई जैसे हो जाएगा तो हमारा जो यहाँ पे स्टॉप प्लेट रहता है इसको क्या कर देते हैं, निकाल लेते हैं। निकालने के बाद क्या करते हैं, इसके अंदर से जो सपोजिटरी रहती है इसको हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई, यहाँ से देख करके आप लिख सकते हैं सारी चीजों को, समझ गए। अब देख लीजिए, बात करते हैं लास्ट हमारा आता है जिसको बोलते हैं फ्यूजन मोल्डिंग या हॉट हॉट प्रोसेस मेथड। अब इसको हॉट प्रोसेस मेथड या फ्यूजन मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम क्या करने वाले, हीट का यूज करने वाले। लेकिन जो हमारा कंप्रेसर मेथड था उसमें हम हीट यूज नहीं कर रहे थे। तो इसमें क्या करते हैं, हम हीट यूज करते हैं। और हीट कितना यूज करते हैं, हमसे यहाँ से 40 से 60 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है इसका हम यूज करने वाले हैं फ्यूजन मेथड, या जिसको हम बोलते हैं हॉट प्रोसेस मेथड बोलते हैं, इसमें यूज करने वाले। और जो इसमें हम जो सपोजिटरी वेस्ट यूज करते हैं वह हमारे क्या होते हैं, वह हमारे होते हैं हीट सेंसिटिव होते हैं। मतलब कि जो हीट को सह लेते हैं, ऐसे हमारे सपोजिटरी बेस इसमें यूज किए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जो हीट सेंसिटिव नहीं रहेंगे, मतलब कि जो हीट को नहीं सह पाएंगे, उस सपोजिटरी बेस का हम यूज नहीं कर पाएंगे। उसी सपोजिटरी बेस का हम जो हॉट प्रोसेस मेथड है उसमें यूज करेंगे। जो हमारा हीट को आसानी से सह लेता है उसी को हम यूज करने वाले हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारी एपीआई रहती है, एपीआई को हम सबसे पहले जो बेस रहता है हमारा, बेस के साथ मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद उसको क्या करते हैं, एक हाई टेम्परेचर पे हम उसको मेल्ट करते हैं, उसको क्या करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या, इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो हमारे सपोजिटरी बेस रहते हैं उसको ले लेते हैं। एक पेट्री प्लेट रहता है, पेट्री डिश रहता है, जिसको हम बोलते हैं चाइना डिश बोलते हैं। अब इस चाइना डिश के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले सपोजिटरी बेस को इसके अंदर ले लेंगे। अब सपोजिटरी बेस को लेने के बाद क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या करते हैं, मतलब कि 40 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको क्या करेंगे, हीट करके इसको क्या करेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे सपोजिटरी बेस को। अब क्या करते हैं, इसके अंदर हम डालते हैं ड्रग को डालते हैं। ड्रग को डालने के बाद इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट रहते हैं, जैसे एक्सिपिएंट हो गए, इन सारी चीजों को इसके अंदर डाल करके फिर क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, अब इसको मिक्स कहां पे करेंगे, उसी हीट पे रख के ही करेंगे। ठीक है, मतलब कि एक हमारा रहेगा वाटर बाथ रहेगा, वाटर बाथ पे रख के क्या करेंगे, इसको वहां पे मिक्स करते रहेंगे। अब क्या करेंगे, जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा फिर इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे, हटा लेंगे, हीट से इसको हटा लेंगे। हटाने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे इस तरीके से रहेंगे मोल्ड रहेंगे, मेरे पास रहेंगे मोल्ड रहेंगे, जिसमें हमारे क्या होते हैं 6 से 12 होल्स रहती है। अब क्या करेंगे, इस मोल्ड के अंदर जो हमारे यहाँ पे चीजें मैंने मिक्स की थी इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डाल लेंगे। सभी होल के अंदर क्या करेंगे, अच्छे तरीके से फिल कर लेते हैं पूरा ऊपर तक। यहाँ पे क्या करते हैं, सारे होल्स में यहाँ तक ऊपर तक हम मोल्ड के अंदर डाल लेते हैं। अब यहाँ पे डालने के बाद क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ देते हैं जब, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो सपोजिटरी है इसके अंदर क्या हो जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है। सॉलिडिफाई जैसे हो जाएगी, इसको क्या करेंगे, यहाँ से जो स्क्रू रहेगा उसको क्या करेंगे, खोल देंगे। तो इसमें से जो सपोजिटरी है हमारी इस तरीके से बन करके निकल जाती है। तो आपको यहाँ पे डायग्राम भी दिख रहा होगा, एक वीडियो चलती हुई दिख रही होगी, जिससे आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे हमारा बनता है। अब देख लीजिए, बात करते हैं ऑफ सपोजिटरी के बारे में। मतलब कि जो भी सपोजिटरी हमने बनाई है वह एक्चुअल में हमारी सही बनी है कि नहीं, तो वही हम टेस्ट करने वाले हैं। टेस्ट करके हम पता करने वाले कि हमारी जो सपोजिटरी बनी है वह सही बनी है कि नहीं बनी है, इसके बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे कई तरीके से हम इवोल्यूशन करते हैं सपोजिटरी का। सबसे पहला आता हमारा टेस्ट ऑफ अपीयरेंस, मतलब कि यहाँ पे देख करके सपोजिटरी को बताने वाले हैं कि हमारी जो सपोजिटरी है वो सही बनी है कि नहीं बनी है। और दूसरा डिसोल्यूशन करके हम क्या करने वाले हैं, जो सपोजिटरी होता है इसको इवोल्यूशन करने वाले हैं। मेल्टिंग रेंज को पता करके हम जो सपोजिटरी का इवोल्यूशन करने वाले हैं। सॉफ्टनिंग को देख करके और यहाँ पे जो है वेट को देख करके हम क्या करने वाले, सपोजिटरी का जो है इवोल्यूशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा आ जाता है क्या, टेस्ट ऑफ अपीयरेंस। मतलब कि यहाँ पे जो भी मान लीजिए कि मैंने सपोजिटरी बनाई, अब जो हमारी सपोजिटरी है ये देखने में एक्चुअल सपोजिटरी की तरह लग रहा कि नहीं, इसका जो शेप है वह हमारा शेप सही है कि नहीं, इसके जो सरफेस है ये हमारे उबड़ खाबड़ तो नहीं है, सही है कि नहीं, चिकनी है कि नहीं, कलर इसका कैसा है, ऑर्डर कैसा है। मतलब कि जो हम आंख से देख करके पता लगाएंगे उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ अपीयरेंस बोलते हैं। तो हमारी जो सपोजिटरी है हम इसमें ये चेक करते हैं कि जो सपोजिटरी इसका शेप सही है कि नहीं, इसका सरफेस सही है कि नहीं, इसका कलर सही है कि नहीं, इसका ऑर्डर सही है कि नहीं, उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ अपीयरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है टेस्ट ऑफ अपीयरेंस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, विजुअल एग्जामिनेशन के नाम से भी जानते हैं। विजुअल एग्जामिनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, आंख से देखकर हम पता लगाने वाले हैं कि हमारी सपोजिटरी सही बनी है कि नहीं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम अपीयरेंस को चेक करते हैं। ठीक है, विजुअली मतलब कि देख
करके इसमें जो हमारा सपोजिटरी है उसका शेप, उसका सरफेस, उसका कलर, उसका ऑर्डर सही है कि नहीं सही है। अगर सही रहता सपोजिटरी हमारी क्या होती है, पास होती है। अगर हमारा शेप, सरफेस और कलर और ऑर्डर सही नहीं रहता, सपोजिटरी हमारी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। अब देख लीजिए जो दूसरा हमारा है टेस्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या टेस्ट ऑफ डिसोल्यूशन रेट बोलते हैं इसको। मतलब कि जो सपोजिटरी हमने यहाँ पे बनाई है, ये सपोजिटरी हमारे एक्चुअल में सही बनी है कि नहीं, ये हम क्या करने वाले हैं, टेस्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन में पता करने वाले हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी जो सपोजिटरी है इसमें से जो ड्रग है वो हमारे सही रेट से रिलीज हो रही कि नहीं रिलीज हो रही है, उसको हम क्या करने वाले, इसमें हम चेक करने वाले हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम दो तरीके के ऑपरेटर्स यूज करते हैं, जिसमें हम पता करते हैं कि हमारी जो सपोजिटरी है उससे हमारी जो ड्रग है वो सही रेट से रिलीज हो रही कि नहीं, इसको हम चेक करने वाले। तो इसमें जो सबसे पहला ऑपरेटर्स आता है जिसको हम बोलते हैं सपोजिटरी डायलिसिस सेल बोलते हैं, और दूसरा जो हमारा ऑपरेटर्स यूज होता है जिसको बोलते हैं स्टैनरी बास्केट बोलते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे सपोजिटरी डायलिसिस सेल होता है ये हमारे लिपोफिलिक सपोजिटरी के लिए यूज होता है। मतलब कि ऐसे सपोजिटरी जो हमारे लिपिड के अंदर, मतलब कि फैट के अंदर सॉल्युबल हो जाती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोजिटरी डायलिसिस सेल का यूज करते हैं। उसको ये पता लगाने के लिए वो हमारे बॉडी में जाने के बाद सही समय में डिसइंटीग्रेट होगी कि नहीं, ये हम चेक करने वाले हैं। और दूसरा जो आता है स्टैनरी बास्केट आता है, इसमें हम ये पता करने वाले कि जो हमारी हाइड्रोफिलिक सपोजिटरी है, मतलब कि ऐसी सपोजिटरी जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है, उसके बारे में हम पता करने वाले कि उसमें से जो ड्रग है वो हमारे सही रेट से रिलीज हो रही कि नहीं, ये हम चेक करने वाले हैं। अगर यहाँ पे देख लेते कोई भी हमारी अगर लिपोफिलिक सपोजिटरी है, मतलब कि फैट सॉल्युबल सपोजिटरी है, अगर उसका डिसइंटीग्रेशन जो होता है नॉट मोर देन 30 मिनट, मतलब कि अगर उससे 30 मिनट से कम रहता है तो मतलब कि हमारी सपोजिटरी जो है वो हमारी सही बनी है, मतलब कि सही तरीके से हमारे बॉडी में जाने के बाद जो ड्रग को रिलीज करेगी। अगर 30 मिनट से ज्यादा समय लगाता तो हमारी सपोजिटरी क्या है, वो हमारी सही नहीं बनी है। अब कोई भी अगर हाइड्रोफिलिक हमारी सपोजिटरी, मतलब कि वाटर सॉल्युबल सपोजिटरी है, तो वो जो होता है 60 मिनट के अंदर ही क्या हो जाएगी, हमारे बॉडी के अंदर डिजॉल्व हो जाएगी, मतलब कि अपने अंदर से जो ड्रग है वो रिलीज कर देगी। अगर 60 मिनट से ज्यादा लेती है समय तो हमारी सपोजिटरी जो है वो हमारी सही नहीं बनी है। तो ये क्या करते हैं, हम डिसइंटीग्रेशन की हेल्प से हम पता करते हैं कि हमारी जो सपोजिटरी है वो हमारे बॉडी में जाने के बाद जो है सही रेट से सही समय पे हमारा जो ड्रग को रिलीज कर रही है कि नहीं, ये सारी चीजें चेक करते हैं। अब अगला आ जाता है हमारा यूनिफॉर्मिटी, या जिसको बोलते हैं ड्रग कंटेंट टेस्ट बोलते हैं। मतलब कि इसमें कई लेते हैं, कई सारी सपोजिटरी लेते हैं। अब क्या करते हैं, कई सारी सपोजिटरी लेने के बाद क्या करते हैं, किसी एक सपोजिटरी का क्या करते हैं, वेट कर लेते हैं। अगर एक सपोजिटरी का हमने वेट कर लिया, उसकी हेल्प से क्या करते हैं, मतलब कि जितनी सारी सपोजिटरी रहेगी उसका एवरेज वेट निकाल लेते हैं। एवरेज वेट निकाल करके हम ये पता कर लेते हैं कि जो हमारी सपोजिटरी बनी है उसका जो मतलब कि एक सपोजिटरी दूसरे सपोजिटरी के कंटेंट से इक्वल है कि नहीं, ये पता करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम 20 सपोजिटरी ले लेते हैं। अब इंडिविजुअली क्या करते हैं, सभी को वेट कर लेते हैं, एक एक करके वेट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी जो पहली सपोजिटरी इसका जो वेट है 1.75 ग्राम है, दूसरी सपोजिटरी जो जिसका वेट जो मान लीजिए 1.73 आया, तीसरी सपोजिटरी 1.75 इसका भी आया। ऐसे क्या करते हैं, 20 सपोजिटरी का क्या करेंगे, वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद क्या करेंगे, इसका एवरेज निकाल ले। एवरेज निकालने के लिए जितनी सारी सपोजिटरी थी सबका जो वेट यहाँ पे आया था, जैसे 1.75 हो गया, 1.73 हो गया, किसी का 1.70 हो गया, तो सभी को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद कितनी सपोजिटरी थी हमारी, मतलब कि 20 सपोजिटरी थी, 20 से डिवाइड कर लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऊपर मैंने क्या किया, सभी को ऐड किया, मान लीजिए कि जितना भी आया उससे क्या करेंगे, 20 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। अब डिवाइड कर लेंगे तो जो भी आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, वहां पे इसका एवरेज वेट निकल के आ जाएगा। तो इससे हम पता कर लेते हैं कि जो हमारा एक सपोजिटरी है वो दूसरे सपोजिटरी से कितना डेविएट कर रहा है। अगर 5% तक डेविएशन उसमें आती है तब तो ठीक है, अगर इससे ज्यादा आएगा तो हमारी जो सपोजिटरी है वो हमारी सही सपोजिटरी नहीं बनी है। अब देख लीजिए, बात करते हैं हम टेस्ट ऑफ मेल्टिंग ग्रोथ। मतलब कि हमारी जो सपोजिटरी हमने जो बनाई है ये हमारे बॉडी में जाने के बाद ये हमारे कितने टेम्परेचर पर और कितने समय में जाने के बाद मेल्ट हो रही, इसको हम पता करने वाले। तो इसमें क्या करते हैं, हम मेल्टिंग रेंज को चेक करते हैं, कितने समय में हमारी जो सपोजिटरी है हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद कितने टेम्परेचर पे मेल्ट हो रही है और कितने समय में मेल्ट हो रही है, ये हम पता करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा गया कि अगर हमारी बॉडी जो है अगर 37 डिग्री सेल्सियस पर अगर हमारा क्या होता है कि मेल्ट हो जा रहा है 30 मिनट में,
तो हमारी सपोजिटरी क्या है, सही बनी है। तो इसको करने के लिए क्या कर लेते हैं हम, पहले एक ले लेते हैं, चाइना डिश ले लेते हैं। अब इस चाइना डिश के अंदर क्या कर लेते हैं, जो सपोजिटरी रहती है हमारी, जो सपोजिटरी हमने बनाया था उसको क्या करेंगे, इसके अंदर डाल लेंगे। अब डालने के बाद क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे वाटर बाथ पे ले जाएंगे। अब वाटर बाथ का जो टेम्परेचर होता है वह फिक्स कर देंगे, 37 डिग्री सेल्सियस क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। अब 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फिक्स कर देंगे और उसको क्या करेंगे, जो पेट्री डिश रहती है इसको 30 मिनट के लिए यहाँ पे रख देते हैं। अब 30 मिनट के लिए रख देंगे। अगर हमारा 30 मिनट में अगर ये सपोजिटरी यहाँ पे मेल्ट हो जाती है, अगर सपोजिटरी मेल्ट हो जाएगी तब तो हमारी सपोजिटरी सही है, टेस्ट हमारा पास हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो हमारी जो सपोजिटरी वो हमारी सही नहीं बनी है। तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख लेंगे। अब देख लीजिए लास्ट हमारा आ जाता है टेस्ट ऑफ सॉफ्टिंग। टेस्ट ऑफ सॉफ्टिंग का मतलब होता है यहाँ पे जो है सपोजिटरी का सॉफ्टनेस चेक करने वाले हैं, मतलब कि हमारी जो सपोजिटरी है वह हमारे कितने टाइम में हमारे बॉडी में जाने के बाद लिक्विफाई हो जाती है, उसको हम चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम जो हमारी सपोजिटरी रहती है उसकी सॉफ्टनेस को चेक करते हैं। इसमें हम ये पता करते हैं कि हमारी जो सपोजिटरी है वह कितने टाइम में हमारे कंप्लीटली जो होती है हमारे बॉडी के कैविटी में जाने के बाद हमारा कंप्लीटली लिक्विफाई हो जाता है, हम इसको ये चेक करने का काम करते हैं। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बहुत ही सुपर डुपर क्वेश्चन है और मैंने बोला था कि यहाँ पे एग्जाम में सपोजिटरी बेस आते ही आते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि सपोजिटरी क्या होता है, सपोजिटरी के बारे में आपको अच्छे तरीके से लिखना है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करना कि जितने सारे सपोजिटरी बेस होते हैं सभी के बारे में अच्छे तरीके से आपको एग्जाम में लिख के आना है। और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 10 नंबर में आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले जान लेते हैं सपोजिटरी होती क्या है। मैंने ऊपर ही बताया कि सपोजिटरी जो होती है स्मॉल हमारे बुलेट शेप की, मतलब कि बंदूक की गोली जैसा हमारा मेडिकेशन होती है, हमारी मेडिसिन होती है जो हमारे बॉडी की कैविटी के अंदर इंसर्ट की जाती है, उसको बोलते हैं सपोजिटरी बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया कि सपोजिटरी जो होती है एक तरीके की सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है, जिसको हम क्या करते हैं बॉडी के कैविटी के अंदर इंसर्ट करते हैं, डिलीवर करते हैं। जैसे बॉडी कैविटी हमारी हो गई, रेक्टल, वेजाइनल, ईयर कैविटी, नेजल कैविटी, इन सारी जगहों पे उसको क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, वहां पे डिलीवर करते हैं। और वहां पे जाने के बाद वो क्या होती है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर पे डिसॉल्व होती है या मेल्ट होती है और अपने अंदर से ड्रग को रिलीज करती है और लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट देने का काम करती है, उसको बोलते हैं हम सपोजिटरी बोलते हैं। और सपोजिटरी का यूज हम क्या करते हैं, अगर हम हमारे बॉडी की कैविटी में इन्फ्लामेशन है, पेन है, इन्फेक्शन और कॉन्स्टिपेशन है तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, सपोजिटरी का यूज करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे सपोजिटरी जो होती है टोटल हमारे 5 तरीके की होती है। जो पहली आती है हमारी क्या है, रेक्टल कैविटी आती है, दूसरा वेजाइनल कैविटी, तीसरा यूरेथ्रल कैविटी, चौथा नेजल कैविटी, पांचवा हमारा आ जाता है ईयर कोन आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सभी के बारे में, डिफिनेशन के बारे में। तो आप बताएंगे रेक्टल कैविटी एक ऐसी रेक्टल सपोजिटरी एक ऐसी सपोजिटरी होती है जिसको हम क्या करते हैं रेक्टम में इंसर्ट करते हैं, वहां पे जाने के बाद क्या करती है लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट देती है, उसको बोलते हैं रेक्टल सपोजिटरी बोलते हैं। और बता देंगे आप वेजाइनल सपोजिटरी के बारे में, मतलब कि वेजाइनल सपोजिटरी एक ऐसी सपोजिटरी होती है जिसको हम वेजाइनल कैविटी के अंदर क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। और वहां पे इंसर्ट करने के बाद वो क्या करती है, ड्रग को रिलीज करती है, मतलब कि बॉडी के टेम्परेचर पे मेल्ट होकर ड्रग को रिलीज करेगी और लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट देने को काम करेगी। अब बात करते हैं यूरेथ्रल सपोजिटरी के बारे में। तो आप बताएंगे यूरेथ्रल सपोजिटरी एक ऐसी सपोजिटरी है जो हम यूरेथ्रा में इंसर्ट करने का काम करते हैं और वहां पे जाने के बाद वो क्या करती है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर पे मेल्ट होती है, ड्रग को रिलीज करती है और लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट डालने का काम करती है। अब अगला उसी तरीके से लिख देंगे नेजल सपोजिटरी। तो नेजल सपोजिटरी एक ऐसी सपोजिटरी होती है जिसको हम नेजल कैविटी के अंदर क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं और ये वहां पे जाने के बाद बॉडी के टेम्परेचर पे क्या होती है, मेल्ट होती है, मेल्ट होने के बाद अपना लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट देने का काम करती है। अब इसी तरीके से लिख लेंगे हम क्या, ईयर कोन लिख लेंगे। ईयर कोन जो होते हैं एक तरीके का हमारे सपोजिटरी होते हैं जिसको हम ईयर कैविटी के अंदर इंसर्ट करते हैं और वहां पे जाने के बाद क्या करती है लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट देने का काम करती है। तो ये सारी चीजें आप लिख देंगे, इसको बना करके लिख देंगे। लेकिन हमारे एग्जाम में मेन क्या पूछा गया यहाँ पे, सपोजिटरी बेस होते क्या है। देख लीजिए बात करते हैं हम सपोजिटरी बारे में और यही आपके एग्जाम में पूछा भी गया कि सपोजिटरी बेस होते क्या, उसको एक्सप्लेन करना, अच्छे तरीके से लिख के आना और ये दिलाने वाले आपको 10 नंबर दिलाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सपोजिटरी बेस होते हैं एक तरीके का एक्सिपिएंट होते हैं और इसका यूज तब हम करते हैं जब हम क्या करते हैं, सपोजिटरी की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तब हम सपोजिटरी बेस का यूज करते हैं। और जो सपोजिटरी बेस होता है यह हमारे सपोजिटरी का सबसे मेजर पार्ट होता है, मतलब कि सबसे ज्यादा ये यूज किया जाता है। और ये क्या करता है कि हमारे जो सपोजिटरी बेस होते हैं उसमें
उसको शेप देने का काम करता है, उसको सॉलिडिफाई करने का काम हमारा सपोजिटरी बेस करता है। और ये क्या करता है, जो सपोजिटरी बेस होते हैं ये ड्रग को रिलीज होने में अलाउ करता है, मतलब कि ड्रग को रिलीज होने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं हम सपोजिटरी बेस बोलते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि मुझे सपोजिटरी बनाना है, तो सपोजिटरी बनाने के लिए क्या करता है, मुझे लेना पड़ेगा ड्रग लेने पड़ेंगे और इसके साथ मुझे लेने पड़ेंगे एक्सिपिएंट लेने पड़ेंगे। अब इसी एक्सिपिएंट में हमारा क्या आ जाता है, सपोजिटरी बेस आ जाता है। और ये सपोजिटरी बेस क्या करता है, इस ड्रग को शेप देने का काम करेगा, उसको सॉलिडिफाई करने का काम करेगा, और इस ड्रग को रिलीज होने में हेल्प हमारा कौन करेगा, हमारा सपोजिटरी बेस ही करेगा। और यही हमारे सबसे ज्यादा सपोजिटरी में यूज भी किए जाते हैं। जैसे हमारे आ जाते हैं थियोब्रोमा ऑयल आ जाता है, जिसको हम कोका बटर बोलते हैं, पीईजी जिसको पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल बोलते हैं। ये हमारे सबसे ज्यादा सपोजिटरी बेस यूज किए जाते हैं सपोजिटरी को बनाने के लिए। अब देख लीजिए, यहाँ पे जान लेते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारे सपोजिटरी बेस का। तो हमारे जो सपोजिटरी बेस हमारे ऐसे होने चाहिए कि जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाने चाहिए, हमारे सपोजिटरी बेस ऐसे होने चाहिए। और हमारे सपोजिटरी बेस ऐसे होने चाहिए कि जो हमारे बॉडी में जाने के बाद कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट ना काज करे, और हमारे बॉडी के में जाने के बाद कोई भी इरिटेशन, कोई खुजली जैसा चीजें ना करे, वैसा हमारा सपोजिटरी बेस होना चाहिए। और जो हमारे सपोजिटरी बेस होने चाहिए, ये हमारे जो मोस्ट ऑफ ड्रग के साथ कंपेटेबल रहना चाहिए, मतलब कि उसका विरोधी नहीं होना चाहिए, मतलब कि ड्रग का विरोधी नहीं होना चाहिए। और जो हमारे सपोजिटरी बेस होता है वो देखने में हमारा क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसका अपीयरेंस गुड होना चाहिए। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया कि हमारे जो सपोजिटरी होते हैं फिजिकली और केमिकली दोनों तरीके से स्टेबल होने चाहिए। और ये हमारे जो सपोजिटरी हमारे ऐसे होने चाहिए जो क्या करे कि हमारे जो सपोजिटरी होता है उसको प्रॉपर शेप देने का काम करे, उसको साइज देने का काम करे, ऐसे हमारे सपोजिटरी बेस होने चाहिए। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ बेसेस के बारे में, कौन कौन से हमारे सपोजिटरी बेस यूज किए जाते हैं, कितने टाइप के हमारे होते हैं। तो 3 तरीके के हमारे सपोजिटरी बेस यूज होते हैं, और 2 नंबर में पूछा भी गया है कि कितने तरीके के सपोजिटरी बेस होते हैं, क्लासिफिकेशन, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ सपोजिटरी बेस। तो आप तीनों का नाम लिख देंगे, आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला आ जाता है हमारा ओलिजिनस बेस आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं फैटी बेस बोलते हैं। दूसरा आ जाता है एक्वस बेस, जिसको हम बोलते हैं वाटर सॉल्युबल बेस बोलते हैं। और तीसरा आ जाता है हमारा क्या है, इमल्सिफाइंग बेस आ जाता है। समझ गए सारी चीजें। अब देख लीजिए, जो हम ओलिजिनस बेस यूज तब करते हैं जब हमें बनानी रहती है कैसी सपोजिटरी, लिपोफिलिक सपोजिटरी बनानी रहती है, तब हम फैटी बेस सपोजिटरी बेस का यूज करते हैं। और एक्वस बेस का यूज तब करते हैं जब हमें सपोजिटरी जो है हाइड्रोफिलिक बनानी रहे, तो उसको हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जो है एक्वस बेस का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं वाटर सॉल्युबल बेस बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आ जाता है हमारा ओलिजिनस बेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैटी बेस भी बोलते हैं। तो आपको जो नाम अच्छा लगेगा वो आप लिख लीजिएगा, चाहे ओलिजिनस बेस लिखिएगा चाहे फैटी बेस लिखिएगा, दोनों का मतलब एक ही निकलेगा। तो हमारे ओलिजिनस बेस ऐसे बेस होते हैं जो हमारे फैटी और ऑयली सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं, उसको बोलते हैं ओलिजिनस बेस बोलते हैं। और ये क्या करता है कि हमारे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट, मतलब कि जो ड्रग होती है उसको क्या करते हैं, रिलीज होने में हेल्प करती है, उसको बोलते हैं हम क्या, ओलिजिनस बेस बोलते हैं। और ये क्या होता है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर पे जाने के बाद क्या होता है, मेल्ट होने लगता है, और वहां से क्या करता है कि जो हमारे सपोजिटरी होते हैं वहां से ड्रग को रिलीज होने में अलाउ हमारा कौन करता है, ओलिजिनस बेस करता है। तो ओलिजिनस जो बेस होते हैं 2 तरीके के होते हैं, एक हमारा होता है थियोब्रोमा ऑयल, जिसको हम कोका बटर भी बोलते हैं, दूसरा आता है हमारा ट्राइग्लिसराइड आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं थियोब्रोमा ऑयल के बारे में। जो हमारा थियोब्रोमा ऑयल होता है, यह हमारा मोस्टली जो होता है सपोजिटरी बेस के रूप में यूज किया जाता है, इसको हम कोका बटर भी बोलते हैं, मैंने ऊपर बताया। और ये हमारा जो होता है येलोइश और व्हाइट कलर का हमारा होता है, मतलब कि एक मक्खन जैसा होता है, यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं मक्खन जैसा हमारा ये होता है। और इसको हम क्या करते हैं, रोस्टेड सीड से निकालने का काम करते हैं। रोस्टेड सीड जिसको बोलते हैं सूर्यमुखी बोलते हैं, सूर्यमुखी के जो बीज होता है उससे हम क्या करते हैं, थियोब्रोमा ऑयल को बनाने का काम करते हैं, निकालने का काम करते हैं। और जो हमारा थियोब्रोमा ऑयल होता है यह हमारे क्या रहता है कि ये हमारे जो सपोजिटरी होते हैं उसको सॉलिड शेप देने का काम करते हैं, मतलब कि सॉलिडिफाई करने का काम करेंगे। और जो सपोजिटरी होता है उसको आकार देने का काम करते
करते हैं और ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर मतलब कि 35 से 37 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। मतलब कि जब हम थियोब्रोमा ऑयल बेस्ड जब सपोजिटरी को क्या करते हैं, बॉडी के कैविटी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे कि हमारे जो 35 से 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमारे जो सपोजिटरी बेस है ये क्या होने लगेंगे, मेल्ट होने लगेंगे। और मेल्ट जैसे ही होंगे तुरंत क्या होने लगेंगे, वहां से हमारी जो मेडिसिन होती है, हमारी जो ड्रग होती है वो रिलीज होने लगेंगी और रिलीज होगी तो हमारी वहां पे क्या होगी, लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट देने का काम करती है। और हमारे जो सपोजिटरी बेस होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे सपोजिटरी को साइज देंगे, उसके शेप देने का काम करेंगे और इसको आसानी से मोल्ड किया जा सकता है, आसानी से इसको शेप और साइज दिया जा सकता है। ये सारी चीजें आप यहाँ से लिख लेंगे। तो बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड के बारे में। जो ट्राइग्लिसराइड होता है इसको हम बेटा ऑफ सॉल्ट बेस भी बोलते हैं और ये हमारा जो होता है ये हमारे हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल से मिलकर बना होता है। ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल इसको बोलते हैं। जब हम क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं। और ये जो होता है हमारे थियोब्रोमा ऑयल से ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और ये भी हमारा जो होता है व्हाइट और येलोइश कलर का होता है। और ये भी क्या करता है कि जो हमारे सपोजिटरी होते हैं उसको क्या करेगा, साइज और शेप देने का काम करेंगे। और ये भी क्या करता है कि बॉडी के टेम्परेचर मतलब कि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होता है, ये हमारे मेल्ट हो जाते हैं और ये हमारे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। मतलब कि रूम टेम्परेचर मतलब कि 35 डिग्री सेल्सियस पे एक इस फॉर्म में रहेंगे, सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। लेकिन जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, मतलब कि बॉडी के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होते हैं, आसानी से मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट होने के बाद क्या करते हैं, अपने अंदर से ड्रग को रिलीज करने का काम करेंगे और लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट दिलाने का काम करते हैं। तो इसमें हमारे पाल्म ऑयल और कोकोनट ऑयल से हमारे ट्राइग्लिसराइड बनाए जाते हैं। अब देख लीजिए, बात करते हैं एक्वस बेस जिसको बोलते हैं वाटर सॉल्युबल बेस बोलते हैं। तो यहाँ पे वाटर सॉल्युबल बेस मतलब कि जो आसानी से वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाए, मतलब कि ऐसे बेस जो वाटर के अंदर आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं उसको बोलते हैं एक्वस बेस या इसको बोलते हैं वाटर सॉल्युबल बेस बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारे जो होते हैं वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। दो तरीके के हमारे होते हैं, एक हमारे होते हैं ग्लिसरोजिलेटिन आता है, दूसरा हमारा आता है पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल होता है। और ये दोनों जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं। एक्वस बेस जो है, एक्वस बेस सपोजिटरी बेस का नाम लिखिए तो 2 नंबर में आया भी है, तो ये 2 आपको लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं ग्लिसरोजिलेटिन के बारे में। तो हमारे जो ग्लिसरोजिलेटिन होता है ये हमारे ग्लिसरीन और जिलेटिन दोनों चीजों से मिलके बना होता है और इसके अंदर वाटर भी पाए जाते हैं, तभी इसको वाटर सॉल्युबल बेस बोलेंगे। ठीक है, और ये जो होता है हमारा ग्लिसरोजिलेटिन होता है यह यूरेथ्रल सपोजिटरी बनाने के लिए और वेजाइनल सपोजिटरी बनाने के लिए और रेक्टल सपोजिटरी बनाने के लिए यूज किया जाता है। और ये हमारे हाइग्रोस्कोपिक नेचर में होते हैं, मतलब कि मॉइस्चर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। और ये हमारे जो मतलब कि कूल टेम्परेचर जिसको बोलते हैं 10 से 15 डिग्री सेल्सियस पे हमारे एक इसको स्टोर किए जाते हैं। और ये क्या होते हैं कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर मतलब कि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आसानी से मेल्ट हो जाते हैं। अब देख लीजिए, दूसरा आता है हमारा पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल के बारे में जिसको हम पीईजी बोलते हैं। इसको फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है कि पीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, 2 नंबर में पूछा जाता है। और इसको हम पॉलीग्लाइकॉल भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, पॉलीग्लाइकॉल भी बोलते हैं। और ये जो होता है एक तरीके का पॉलीमर नेचर में होता है। पॉलीमर मतलब कि जो मोनोमर से बनेंगे उसको बोलते हैं, हम पॉलीमर बोलते हैं। और जो ये हमारा होते हैं पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल होता है, ये हमारे क्या होते हैं, केमिकली स्टेबल होते हैं। मतलब कि नाउ ए डेज दीज बेस आर मोस्ट कॉमनली यूज। मतलब कि जो हमारे पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल होते हैं ये हमारे इस टाइम बहुत ही ज्यादा यूज किए जाते हैं। इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि ये केमिकली स्टेबल होते हैं, मतलब कि किसी भी ड्रग के साथ एक केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं। और ये हमारे बॉडी में जाने के बाद कोई इरिटेशन नहीं करेंगे और ये आसानी से मिसिबल हो जाएंगे और लंबे समय तक ये ड्रग को रिलीज करने का काम करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोलॉन्गिंग रिलीज ऑफ ड्रग बोलते हैं। और जो हमारा पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल होता है इसका यूज हम रेक्टल सपोजिटरी, वेजाइनल सपोजिटरी और यूरेथ्रल सपोजिटरी बनाने में इसका हम यूज करते हैं। अब देख लीजिए, अगला हमारा आ जाता है तीसरा जो आता है, 3 सपोजिटरी बेस के बारे में मैंने बताया था। तीसरा हमारा कौन सा आता है, इमल्सिफाइंग बेस आता है। तो हमारे इमल्सिफाइंग बेस जो होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे सर्फेक्टेंट होते हैं, मतलब कि सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं कि हमारे जो ऑयल और वाटर होते हैं उसकी मिसिबिलिटी को बढ़ाने का काम
करते हैं, मतलब कि इमिसिबिलिटी को क्या करेंगे, खत्म करेंगे, और जिसके वजह से ऑयल और वाटर आपस में आसानी से मिल जाते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इमल्सिफाइंग बेस या बोलते हैं जिसको सर्फेक्टेंट या बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं, इसका यूज करते हैं। और ये इमल्सिफाइंग जो बेस होते हैं ये क्या करते हैं, ड्रग की बायोबिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल में यूज जो किया जाता है, सोडियम लॉरिल सल्फेट जो होता है एक तरीके का इमल्सिफाइंग बेस होता है, जिसका हम क्या करते हैं, रेक्टल सपोजिटरी, वेजाइनल सपोजिटरी में इसका हम यूज करते हैं। अब देख लीजिए, बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम में 2 नंबर में है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, डिफाइन सपोजिटरी विथ एग्जांपल। सपोजिटरी क्या होती है उसकी डिफिनेशन लिखिए और उसका एक एग्जांपल आपको लिखना है। तो आपको पता है, मैंने ऊपर बताया कि जो सपोजिटरी होती है एक तरीके का हमारे स्मॉल और बुलेट शेप की सॉलिड मेडिकेशन होती है, और ये जो सपोजिटरी होती है इसको क्या करते हैं, बॉडी के कैविटी के अंदर इंसर्ट करते हैं, जैसे रेक्टल कैविटी, वेजाइनल कैविटी, ईयर कैविटी, नेजल कैविटी, इन सारे जगहों पे हम क्या करते हैं, सपोजिटरी को इंसर्ट करते हैं, और वो वहां पे जाने के बाद क्या होती है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर में मेल्ट होती है, डिजोल्व होती है, और अपने अंदर से ड्रग को रिलीज करने के बाद लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट देती है, उसको हम बोलते हैं सपोजिटरी बोलते हैं। अब जो सपोजिटरी होती है इसका यूज हम पेन, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन और कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, और इसका एग्जांपल हो गया हमारा क्या, नेजल सपोजिटरी हो गई, रेक्टल सपोजिटरी हो गई। अब देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी होता क्या, उसको डिफिनेशन लिखिए। तो थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि सब क्या करते हैं, दो या दो से अधिक एक्सिपिएंट को या तो ड्रग को एक साथ इंटरेक्ट करवाते हैं, तो क्या हमें देखने को मिलता है, उसके जो हमारा ड्रग का जो इफेक्ट है और जो ड्रग की सेफ्टी है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पे पर्सन है, अब इस पर्सन को बोला गया कि आपको एस्पिरिन लेनी है, आपको एंटासिड लेनी है, ये दोनों चीजें आपको लेनी है। अब क्या किया कि अब डॉक्टर ने बताया था कि एस्पिरिन को खिलाने के बाद क्या करिएगा, 1-2 घंटे बाद आप एंटासिड को दीजिएगा, लेकिन आपको पता नहीं था, आप ठहरे अनजान आदमी, तो आपने क्या किया कि एस्पिरिन को भी खिला दिया और एंटासिड को दोनों को साथ खिला दिया। तो एंटासिड क्या करेगा, हमारे एस्पिरिन के एब्जॉर्प्शन को ही कम कर देगा। जब हमारा एस्पिरिन का एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी के अंदर कम होगा, हमारे ब्लड के अंदर कम होगा, तो उसका जो बायोबिलिटी है वो भी हमारी कम होगी, मतलब कि जो ड्रग है हमारे बॉडी में जाने के बाद इफेक्ट कम दिखाएगी और सेफ कम रहेगी, वही हमारा कहलाता है थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी कहलाती है। और थेरापेटिक जो इनकम्पैटिबिलिटी होती है यह ओवरडोज की वजह से आता है, कंट्राइंडिकेशन की वजह से आता है, रॉन्ग डोजेस फॉर्म की वजह से हमारे आते हैं। अब देख लीजिए, तीसरा यहाँ पे पूछा गया कि थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जांपल क्या होता है। मैंने ऊपर ही बताया, अभी जस्ट बताया कि आपको एस्पिरिन के साथ एंटासिड नहीं लेने चाहिए, क्योंकि एंटासिड क्या करता है, एस्पिरिन के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। अब देख लीजिए, अगला पूछा गया क्वेश्चन की ब्लूमिंग ऑफ सपोजिटरी का मतलब क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जब क्या करते हैं, कोई भी सपोजिटरी बनाने के बाद आप क्या करते हैं, इस सपोजिटरी को कुछ टाइम के लिए स्टोर कर देते हैं। तो आप देखते हैं कुछ टाइम बाद क्या होता है कि इस सपोजिटरी के ऊपर इस तरीके से एक लेयर बन जाती है, और वो लेयर हमारी व्हाइट भी हो सकती है, पाउडरी भी हो सकती है और क्रिस्टलाइन भी हो सकती है, और उसी को क्या बोलते हैं, ब्लूमिंग ऑफ सपोजिटरी हम बोलते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्लासिफाई बेस यूज इन सपोजिटरी। कौन कौन से सपोजिटरी बेस यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऊपर ही बताया कि 3 तरीके के हमारे सपोजिटरी बेस यूज किए जाते हैं। तो एक हमारा होता है क्या, लिपोफिलिक सपोजिटरी बेस यूज किया जाता है, दूसरा हमारा हाइड्रोफिलिक सपोजिटरी बेस यूज किया जाता है, तीसरा हमारा आ जाता है इमल्सिफाइंग सपोजिटरी बेस यूज किया जाता है। और लेकिन यही हमारे मेन 2 होते हैं, अगर यही आप एग्जाम में लिख देते हैं, इनके आप एक एक एग्जाम्पल लिख देंगे तब भी आपकी सारी चीजें सही हो जाएंगी। अब देख लीजिए, अगर आप पूछा गया डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट डिस्प्लेस 1 ग्राम ऑफ सपोजिटरी बेस, मतलब कि जो ड्रग होती है, जो ड्रग का जो अमाउंट है वह हमारे सपोजिटरी बेस से कितना डिस्प्लेस होती है, कितना वहां से हटती है, उसको बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू बोलते हैं। अगला पूछा गया कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती क्या। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस को या ड्रग या एक्सिपिएंट को एक साथ मिक्स करते हैं, तो उससे हमें अनडिजायरेबल प्रोडक्ट मिलता है। और ये अनडिजायरेबल प्रोडक्ट क्या करेगा, जो हमारे प्रोडक्ट रहेगा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब कि उसका कलर, उसका टेस्ट, उसकी सॉल्बिलिटी, उसका टेक्सचर, उसका ऑर्डर क्या करता है, चेंज कर देता है, उसको बोलते हैं हम क्या, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक डिफिनेशन ये लिखी गई है, दूसरी डिफिनेशन यहाँ पे लिखी गई, जो आपको इजी लगे आप एग्जाम के लिए लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।